इंडियन पॉलिटी आपको कैसे तैयार करनी है, आपका 90% से ज़्यादा फोकस आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पर हो जाना चाहिए। इस जजमेंट के पीछे का जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को भी हमें डिटेल में समझ लेना चाहिए। आपने एक साल का घटनाक्रम देख लिया तो कोई भी क्वेश्चन आपके दायरे से बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने 10 वर्षों के PYQs कर लिए तो 100 क्वेश्चंस तो आपको इंडियन पॉलिटी में ही मिल गए, क्योंकि प्री निकालना बेहद आवश्यक है, वरना फिर एक वर्ष आपके लिए करने के लिए कुछ नहीं रह जाता। हेलो फ्रेंड्स, यदि आप 2025 में अपीयर होने जा रहे हैं तो इंडियन पॉलिटी आपको कैसे तैयार करनी है, इस बारे में मैं डॉक्टर आदर्श कुमार आज आपको बताने जा रहा हूं। इंडियन पॉलिटी का पार्ट मेन एग्जामिनेशन में GS के सेकंड पेपर में शामिल किया गया है और मेन एग्जामिनेशन में इंडियन पॉलिटी से ऑन एन एवरेज 9 to 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जबकि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में इंडियन पॉलिटी से औसतन 15 से 16 क्वेश्चन, 15 to 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए जिससे कि हम प्रभावी तरीके से इंडियन पॉलिटी के टॉपिक को तैयार कर सकें और हम यहाँ पर 100% दे सकें? हम लोग इसी बात की चर्चा करने जा रहे हैं। तो 9 to 10 क्वेश्चंस मेन एग्जामिनेशन में और 15 to 16 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते घटते रहते हैं, क्योंकि UPSC कहता है कि वह किसी ट्रेंड को फिक्स नहीं होने देना चाहता, इसलिए पैटर्न में चेंज आपको परिलक्षित हो सकता है, दिखलाई पड़ सकता है। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए 2025 के लिए हमारे लिए, तो इसी स्ट्रेटजी पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि चाहे प्रिलिमिनरी का एग्ज़ाम हो चाहे मेन एग्जामिनेशन हो, आपको सबसे पहले फोकस करना है कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए हर टॉपिक की, और क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए। क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की, तभी आप सफलता की आशा कर सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के साथ मल्टीपल रिवीजन हाईली रिक्वायर्ड है। आप ये मान कर चलें कि एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले आप टॉपिक को 8 से 10 बार कम से कम पढ़ जाएंगे। कम से कम 8 से 10 रिवीजन आप कर ले जाएंगे। ये आप एक टारगेट बना करके चलें। कैसे वो पूरा होगा हम आपको बताएंगे। इसके बाद फिर प्रैक्टिस आपको करनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ये 3 एसेंशियल फीचर हैं आपके लिए। स्वाभाविक सी बात है, आप इसे जानते होंगे, लेकिन अब कैसे करनी है प्रैक्टिस और कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को फॉलो करें। जो PYQs दिए गए हैं उन PYQs को प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के एक टॉपिक आपने पढ़ा उससे रिलेटेड PYQs को सॉल्व कीजिए। और PYQs को सॉल्व करते हुए ये मत देखिए कि उसका आंसर आपको आता है या नहीं आता है। आप PYQs को सॉल्व करते हुए ये देखिए कि जो ऑप्शन, 4 ऑप्शन, 2 ऑप्शन जो भी दिए गए हैं, उन ऑप्शंस में सारी जानकारियाँ जो लिखी गई हैं उनसे रिलेटेड आपको सब कुछ पता है या नहीं पता है। नहीं पता है तो आप अपने नोट्स ओपन कीजिए, आप अपनी बुक ओपन कीजिए और उससे तैयारी कीजिए, तब आगे बढ़िए। केवल ये मत देखिए कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा और आपको ये आता है या नहीं आता है। यहाँ एलिमिनेशन मत कीजिए। एग्जाम में कीजिएगा एलिमिनेशन, यहाँ मत कीजिए। यहाँ आप 100% प्रिपरेशन कीजिए और इस तरीके से PYQs को सॉल्व कीजिए। अगर आप 10 वर्षों के PYQs सॉल्व कर लेते हैं तो आप अपने सिलेबस को मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेंगे अपने आप। अब आती है बारी मेन एग्जामिनेशन के लिए। तो मेन एग्जामिनेशन में भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप फोकस करें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा जो करंट से रिलेटेड कुछ इश्यूज होते हैं, उन करंट से रिलेटेड इश्यूज के संबंध में आप नए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइमरी फोकस होगा आपका वो PYQs पर होगा। अब आप कहेंगे कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो रिपीट तो होंगे नहीं, तो हम PYQs क्यों करें मेन एग्जामिनेशन के लिए? क्यों? क्योंकि वो UPSC के स्टैंडर्ड से बनाए गए क्वेश्चन हैं। आप जब उन क्वेश्चंस को करते हैं तो आप उस स्टैंडर्ड के लिए अपने आप को सही मायने में प्रिपेयर कर पाते हैं और उस स्टैंडर्ड से अपने आप को इवैल्यूएट कर पाते हैं और उसके आधार पर आप अपना इम्प्रूवमेंट टाइम टू टाइम करते रहते हैं। इसलिए PYQs को अपना मेन बेस बना करके चलिए और साथ ही साथ करंट को कवर करते चलिए। करंट से क्वेश्चन कैसे आपको तैयार करने हैं ये भी मैं बताऊंगा, लेकिन अब इस सारी स्ट्रेटजी में आपको ये करना है कि अप टू दिसंबर, ये जो 2024 है, क्योंकि हम लोग 2025 की बात कर रहे हैं,
तो जो दिसंबर 2024 है, इस दिसंबर 2024 तक आप प्री और मेन दोनों के लिए प्रिपरेशन करते रहें, दोनों को फोकस करके तैयारी करते रहें। लेकिन जनवरी एंड ऑनवर्ड्स, जनवरी 25 एंड ऑनवर्ड्स आप अपने आप को प्री पर फोकस कर दें। तब आप मेन एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस पर फोकस कम करें, मेन एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस कम करें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, आपका 90% से ज़्यादा फोकस आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पर हो जाना चाहिए। और आफ्टर फरवरी आपको 100% फोकस प्री पर हो जाना चाहिए, यदि आप प्री के लिए सीरियसली अपीयर हो रहे हैं तो। क्योंकि प्रिलिमिनरी स्टेज क्वालिफाई करना अपने आप में जटिल होता जा रहा है। आप देखें मेरिट डे बाय डे उसकी डाउन होती जा रही है। तो आपके लिए प्रिलिमिनरी स्टेज जब आप क्लियर कर लेंगे, क्वालिफाई कर लेंगे, तभी तो आपके लिए आगे का रास्ता ओपन होगा। तो यहाँ पर सीरियसनेस के साथ आपको एफर्ट करना होगा। अब कैसे आपको क्वेश्चन करने हैं, इस पर हम आपको, एक तो जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उन ट्रेडिशनल चीज़ों को आपको कवर करना ही करना है। पूरा सिलेबस एक बार आपको कवर करना ही करना है। अब यहाँ पर हम पूरे सिलेबस को क्लासिफाई नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि सिलेबस तो आपको पॉलिटी का पता ही होगा। अदरवाइज़ आप बाकी जो हम लोगों की वीडियोज़ हैं PW के, उसमें आप देख सकते हैं, जहाँ पॉलिटी के सिलेबस को हमने डिटेल में हमने एनालिसिस की है कि क्या क्या हमें पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। फिलहाल जो पॉलिटी का सिलेबस है, उस पॉलिटी के सिलेबस में एक जो ट्रेडिशनल मैटर है हमारा, जो एक परंपरागत मैटर है हमारा, उस परंपरागत मैटर को, यानी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हमें तैयार करना ही करना है। प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, पार्लियामेंट है, गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, इत्यादि। इस तरीके की सारी चीज़ों को हम लोगों को, सारे टॉपिक को कवर करना है। मेन फोकस हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के तीनों अंग, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट और इंडियन जुडिशरी, और स्टेट का गवर्नर, चीफ मिनिस्टर यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। मेन फोकस हमारा इन टॉपिक पर रहता है। यूनियन स्टेट रिलेशन, फेडरल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, और इसके बाद जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट पार्ट को कवर करते हैं, जैसे प्रियम्बल है, उद्देशिका है, फंडामेंटल राइट, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये मेजर पार्ट हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी, जैसे पब्लिक सर्विसेज हैं, इलेक्शन है, कभी कभी लैंग्वेज है, या स्पेशल प्रोविजंस हैं SC ST, इन सब के लिए, तो इन सब पार्ट से भी क्वेश्चन बना करते हैं। तो ओवरऑल सिलेबस तो हमें पता ही है, लेकिन कैसे हमें क्वेश्चन, कैसे हमें इस दायरे को कवर करना है, हम इस पर एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया आर्टिकल 21 के अंतर्गत, राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध जो हमारा अधिकार है वो फंडामेंटल राइट है। ये अभी अप्रैल 2024 में ये जजमेंट आया। स्वाभाविक सी बात है कि इस पर मेन एग्जामिनेशन और प्री एग्जामिनेशन दोनों में क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। अब प्री में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है, तो सीधे इस जजमेंट पर क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि भाई राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के अंतर्गत फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया है। यह क्वेश्चन पहले एग्जाम में, IAS के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो आर्टिकल 1 के अंतर्गत दिया, आर्टिकल 21 के अंतर्गत दिया गया है। तो उसी तरीके से सीधा सीधा क्वेश्चन तो ये है कि भाई राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो स्वाभाविक सी बात है वो आर्टिकल 21 में दिया गया है। लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन है। अब इसके अलावा क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं? केस का नाम है MK रंजीत सिंह बनाम भारत संघ का मामला है। हालांकि केसेस पर क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, लेकिन हमें अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि कोई भी ट्रेंड UPSC फिक्स नहीं करता, पूछा जा सकता है। तो केस का नाम हमें पता चल गया। अब इसके अलावा इसके लिए जो बैकग्राउंड है, उस सारे बैकग्राउंड पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड है, जैसे आर्टिकल 21 को ध्यान में रखते हुए डिसीजन दिया गया। तो आर्टिकल 21 क्या है? आर्टिकल 21 में प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का कॉन्सेप्ट है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट। दोनों चीज़ें हैं कि भाई विधि की सम्यक प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अमेरिका में जो राइट दिए गए हैं विधि की सम्यक प्रक्रिया के अधीन दिए गए हैं।
भारत में जो राइट दिए गए हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन दिए गए हैं। लेकिन मेनका गांधी के जजमेंट के बाद अब दोनों में कोई अंतर नहीं रह गया, दोनों चीज़ें इक्विवेलेंट हो चुकी हैं। वैसे तो कॉन्सेप्ट के आधार पर दोनों में डिफरेंस है, लेकिन अब दोनों चीज़ें इक्विवेलेंट हो चुकी हैं। जब दोनों चीज़ें इक्विवेलेंट हो चुकी हैं, समतुल्य हो चुकी हैं, तो दोनों का अर्थ क्या है, दोनों में अंतर क्या है, दोनों कॉन्सेप्ट क्या हैं। जाहिर सी बात है कि ये अंतर खत्म करने में लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है। तो लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है, न्याय का प्राकृतिक नियम क्या होता है, मेनका गांधी के जजमेंट में किस तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ पर्पसिव इंटरप्रिटेशन का प्रयोग करते हुए उच्चतम न्यायालय ने नए और सृजनात्मक निर्णयों का प्रतिपादन किया है, हमें इन सारी बातों को यहाँ पर समझना होगा। तो एक जो इसका बैकग्राउंड है, जो जजमेंट दिया गया, इस जजमेंट के पीछे का जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड को भी हमें डिटेल में समझ लेना चाहिए। जब हम इस तरीके से तैयारी करते हैं तो यकीन मानो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए, आपके अध्ययन के दायरे के बाहर से नहीं होगा, नहीं होगा। आप हर हाल में ऐसे क्वेश्चन को कवर कर सकेंगे। तो अगर ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी पूछा गया है तो कहीं ना कहीं करंट से उसका कोई ना कोई जुड़ाव रहता है। अब यहाँ पर हम अध्ययन नहीं कराने जा रहे हैं, इसलिए हमने आपको नहीं बताया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की सम्यक प्रक्रिया ये सब हैं क्या, इनका अर्थ क्या है, क्योंकि हम केवल स्ट्रेटजी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये सारी बातें हम लोगों ने क्लास में ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं और हम लोग पढ़ते ही हैं इसको। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग इसी बात को लेकर के। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया SC ST रिजर्वेशन के लिए, सब क्लासिफिकेशन के लिए। जजमेंट बहुत अच्छा है, हालांकि उसका विरोध हमारे यहाँ राजनीतिक आधारों पर होना शुरू हो गया, क्योंकि हमारा शासन चलना चाहिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, लेकिन हमारे यहाँ की राजनीति कहती है नहीं, वोट बैंक हिताय वोट बैंक सुखाय। तो वो एक अलग बात है, वो एनालिसिस की बात अलग है। हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि इस जजमेंट का हमारे लिए क्या यूज़ हो सकता है एग्जामिनेशन के लिए। तो अब देखो, जो रिजर्वेशन है SC ST का जो रिजर्वेशन है वो आर्टिकल 15 कवर करता है, 16 कवर करता है फंडामेंटल राइट के सेक्शन के अंतर्गत। इसके अलावा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए आर्टिकल 46 बनाया गया है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल है। इसके अतिरिक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 335 है, जहां SC ST के रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट को डिफाइन करता है, आर्टिकल 342 शेड्यूल ट्राइब को डिफाइन करता है। तो ये सीधे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से जुड़े हुए आर्टिकल है। हालांकि अगर इसको और हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 भी आ जाते हैं, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण है। हालांकि वो इसमें कवर नहीं है, इसलिए हमने नहीं चर्चा की। इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, आर्टिकल 338 और आर्टिकल 338A, ये भी आप चाहो तो कवर कर सकते हो, इसी से जुड़ा हुआ आर्टिकल है, लेकिन वो थोड़ा दूर का है, उतना नज़दीक का नहीं है, इसलिए हमने उसको यहाँ पर कंसीडर नहीं किया। लेकिन आप चाहो तो अपनी सुविधा के लिए इसे भी रिवाइज कर सकते हो, लेकिन ये तो मस्ट है, इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो अब सीधे सीधे जजमेंट से तो क्वेश्चन नहीं आता सुप्रीम कोर्ट के हम लोगों के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, लेकिन अब इस जजमेंट के बैकग्राउंड में जो घटनाक्रम है, जो आर्टिकल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें प्री को फोकस करते हुए पढ़ना है कि जो करंट के घटनाक्रम है, उन करंट के घटनाक्रमों को बैकग्राउंड से कनेक्ट करना है और उसे हमें आगे पढ़ते जाना है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में ही जो भरण पोषण है, गुजारा भत्ता है, उसका आदेश दिया है इस्लाम धर्म की महिला के लिए भी, जबकि जो यह मान्यता रही है और 1986 में कानून बना करके ये प्रावधान किया गया है कि इस्लाम धर्म की महिलाओं को इद्दत की अवधि के बाद गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा। तो अब इस जजमेंट के कारण जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आर्टिकल 44 है, वो चर्चा के केंद्र में आ जाता है। यहाँ इसका कोई जजमेंट में इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हम ये जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा निर्णय इसलिए देता है क्योंकि वो ये मानकर चलता है कि जो सामाजिक जीवन के नियम हैं, आचरण के नियम हैं, वो सेकुलर होने चाहिए, पंथ निरपेक्ष होने चाहिए, उसमें धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके के जो प्रोविजंस हैं, हम इसी तरीके से निष्कर्ष निकालते हैं। और अगर आपने एक साल का घटनाक्रम देख लिया तो कोई भी क्वेश्चन आपके दायरे से बाहर नहीं जाएगा। थोड़ा सा और मेहनत करें तो 6 महीने और पहले जा सकते हैं, यानी 1.5 साल तक का करंट चाहे तो कवर कर ले, लेकिन 1 साल का करंट कवर करना तो मस्ट है।
अब ये तो प्री के लिए हो गई कि हमें कैसे कवर करना है। अब मेन एग्जामिनेशन के लिए कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेन एग्जामिनेशन के लिए जैसे हमने 2 एग्जाम्पल लिए, तो एक एग्जाम्पल हम पहले राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। तो उच्चतम न्यायालय पूछ सकता है, उच्चतम न्यायालय ने जो जजमेंट दिया है, इस जजमेंट के आधार पर इस अधिकार की व्याख्या करने के लिए आपसे मेन एग्जामिनेशन में कहा जा सकता है कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध अधिकारों के संरक्षण की यात्रा विगत वर्षों में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से सुनिश्चित की गई है। तो अब इसमें आप ये तो लिखेंगे, इसके पहले वाले जो जजमेंट हैं जिसमें पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार, MC मेहता बनाम भारत संघ, इन सब का भी फिर जिक्र आपको करना होगा और इन सब का उदाहरण देते हुए आप क्लाइमेट चेंज की व्याख्या वर्तमान समय में कर सकते हैं। तो पृष्ठभूमि में जो घटनाक्रम रहे हैं उन्हीं का सहारा लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको आंसर के लिए, करंट से रिलेटेड आंसर के लिए भी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। इस तरीके से जो दूसरा एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का कि SC ST के सब क्लासिफिकेशन को लेकर के, स्वाभाविक सी बात है कि सब क्लासिफिकेशन को लेकर के सीधे प्रश्न आने की संभावना तो नहीं रहती है, लेकिन हाँ ये पूछा जा सकता है कि एक तार्किक रूप से दिया गया आरक्षण सामाजिक न्याय का साधन है या ये सामाजिक न्याय में किस सीमा तक सहायक है। आप अपनी राय दीजिए। या यह अवश्य पूछा जा सकता है कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट या उपवर्गीकरण, जातियों जनजातियों का उपवर्गीकरण सामाजिक न्याय की स्थापना में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो राजनीतिक आधार पर विरोध है वो अलग बात है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हम तर्क के आधार पर इस बात की व्याख्या कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं कि भाई ये बात सच है कि अगर हम कोई नीति लागू करते हैं तो उसकी समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए। आरक्षण भी लागू कर रहे हैं तो समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए कि जो टारगेटेड ग्रुप्स हैं, लक्षित समूह हैं, उन तक लाभ किस हद तक पहुंच सका है। इसके अलावा चूंकि आरक्षण का लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुंच सका है, इसलिए जो मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन है उन मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन तक, मार्जिनलाइज्ड क्लास तक आरक्षण का लाभ पहुंचाने के लिए सब क्लासिफिकेशन एक अच्छा और तार्किक मापदंड है। इसके माध्यम से जो किसी जाति या समूह के मोस्ट वल्नरेबल या मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उन्हें हम आरक्षण का लाभ पहुंचा सकते हैं। इस तरीके से आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। कहने का आशय ये है, तो एक तो ट्रेडिशनल तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो ट्रेडिशनल तरीके के क्वेश्चन तो आपको PYQs खूब दे देंगे। अगर आपने 10 वर्षों के PYQs कर लिए तो 100 क्वेश्चंस तो आपको इंडियन पॉलिटी में ही मिल गए करने के लिए, और 100 क्वेश्चन बहुत हैं एक टॉपिक में। बाकी करंट से रिलेटेड इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अवेलेबल हो जाते हैं, संस्थान आपको अवेलेबल कराता है, तो आप करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस रेगुलर करते रहें। इसी तरीके से आपको इंडियन पॉलिटी की तैयारी करनी है। दिसंबर तक प्री और मेन दोनों पर फोकस करते रहें, लेकिन दिसंबर के बाद प्री का ओरिएंटेशन बढ़ा दें और फिर धीरे धीरे 100% प्री पर फोकस हो जाइए, क्योंकि प्री निकालना बेहद आवश्यक है, वरना फिर एक वर्ष आपके लिए करने के लिए कुछ नहीं रह जाता। इसलिए प्रयत्न कीजिए, कोशिश कीजिए, हर हाल में प्री निकले, और यकीन मानो प्रयत्न करोगे, कोशिश करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। सफलता अवश्य मिलनी है, लेकिन सफलता के लिए जो प्रयत्न करना है, जिस स्तर का प्रयत्न करना है, हमें गंभीरता के साथ उस स्तर का प्रयत्न भी करना होगा। और अगर आप प्रयत्न करेंगे, हम और हमारी टीम आपके लिए सदैव सहयोग करने के लिए तैयार रहेगी। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपकी प्रयत्न, आपके परिश्रम और आपकी सफलता के लिए। थैंक यू।